डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, जिसमें मैं इश्यू ऑफ शेयर्स पर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, छोटे वाले क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ। आप सुनिएगा। ये केवल मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएंगे। देखिए, जैसे ये 26 क्वेश्चन है। हरण किए गए समस्त अंशों का प्रीमियम पर पुनर्गमन किए जाने के पश्चात अंश ऋण खाते में 280 शेष बचता है, तो उसे किस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा? स्थानांतरण की जनरल प्रविष्टि दीजिए। देखिए, शेयर्स के जब अपन फोरफिट कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, उसके बाद री इशू कर देते हैं, ठीक है ना। प्रीमियम पर निर्गमित कर दिए तो यूज तो हुआ ही नहीं उसका। देखिए, लिखा है ये हरण किए गए समस्त अंशों का प्रीमियम पर पुनर्गमन किए जाने के पश्चात, यानी प्रीमियम पर जब हमने री इशू कर दिए तो इसका मतलब शेयर फॉरवर्डेड बैलेंस को तो हमने कहीं यूज किया ही नहीं। तो शेयर फॉरवर्डेड का जो भी बैलेंस है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 240 रुपये उसमें ट्रांसफर कर देंगे। स्थानांतरण की जरूरत पीछे बता दी मैंने। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद में कैपिटल रिजर्व को जो बैलेंस शीट है रिजर्व सरप्लस के अंडर में इसको दिखा देंगे। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर बट्टे की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? देखिए, अंशों के पुनर्निर्गमन पर हम बट्टे की जो राशि मैक्सिमम दे सकते हैं यानी डिस्काउंट की, वो पर शेयर हमने जितना फॉरफिट किया था अमाउंट, यानी जैसे फॉर अमाउंट शेयर फॉरफिटेड, जैसे वालों पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे 240 रुपये थे, मान लीजिए सपोज 80 शेयर हैं तो 3 रुपये पर शेयर का हम डिस्काउंट दे सकते हैं। जितने शेयर फॉरवर्डेड में जितना बैलेंस है उसको नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हमको री इशू करने हैं, है ना, उससे डिवाइड कर दीजिए। पर शेयर जितना हमने फॉरफिट किया था अमाउंट, उस तक का हम डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। आप कर्मचारी स्टॉक विकल्प से आप क्या समझते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पान। देखिए, यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को या अपने ऑफिसर्स को, कोई भी अधिकारी को, है ना, और उनके द्वारा दी गई तकनीकी ज्ञान, तकनीकी सेवाएं के बदले फ्री में या डिस्काउंट में शेयर इशू करती है तो उसे हम स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। डिपॉजिटरी क्या है? देखिए, आजकल जो शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलते, यानी आप शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, केवल डिजिटल फॉर्म में ही आपको शेयर्स मिलते हैं। यानी पहले कोई टाइम में शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, अब शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलते, केवल आपको डिजिटल फॉर्म में ही शेयर्स मिलते हैं। तो जहां हमको शेयर रखने के लिए अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वो उसको हम डिपॉजिटरीज कहते हैं। यानी मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी के 5 शेयर खरीदे, तो आप फिजिकल फॉर्म में नहीं आएंगे, आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और उसको डीमैट अकाउंट जहाँ खोला जाएगा, जहाँ के हम शेयर्स रखेंगे उनको, वो डिपॉजिटरी कहलाती है। यानी ये कह सकते हैं आप कि भाई शेयर्स या डिबेंचर्स या कोई भी इस तरह की जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उनको यदि हम खरीदते हैं उनको कहाँ रखते हैं? वो यानी डीमैट अकाउंट में। तो डीमैट अकाउंट जहाँ खोलते हैं हम, उसको हम डिपॉजिटरी कहते हैं। यदि अंश की वापसी खरीद बट्टे पर हो तो क्या प्रविष्टि? हाँ, यदि कोई बायबैक, शेयर्स का बायबैक डिस्काउंट पर होता है तो हम क्या करेंगे? एंट्री डिस्काउंट यहाँ कंपनी के लिए फ़ायदा है, इनकम है। इनकम को कंपनी क्या करती है? क्रेडिट करेगी। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। यदि मान लो 100 रुपये का शेयर है ना, और कंपनी 100 रुपये की जगह 90 रुपीज़ में ही बाई बैक करती है, तो शेयर कैपिटल तो 100 रुपये से डेबिट करेंगे, टू बैंक 90 रुपीज़ से करेंगे, और 10 रुपये इसकी हम कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। यहाँ कंपनी को डिस्काउंट पर बाई बैक करने से प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे और वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम अभिधान को समझाइए।
देखिए न्यूनतम अगर आप 90% भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ लिख दीजिए जब तक कंपनी को 90 जितनी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कॉल की उसकी 90% एप्लीकेशंस नहीं आती हैं तब तक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं करेगी। 90% लिखना ज़रूरी है, इसमें खास तौर से ध्यान रखना है। प्रारंभिक व्यय से क्या क्या आशय है? कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, समामेलन होती है, तो समामेलन से पूर्व कंपनी के समामेलन से पूर्व यानी अपने जन्म से पूर्व जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, आयगत व्यय करती है ना, उनको हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं। इसमें कोई भी लीगल फीस जमा कराना, कोई छोटा ऑफिस वगैरह खोलना के एक्सपेंसेस वो सब इसमें आते हैं। अंशों के समर्पण व अंशों के हरण में क्या अंतर है? देखिए बहुत अंतर है। अंशों का समर्पण शेयर होल्डर अपनी इच्छा से कंपनी को अपने शेयर समर्पित कर देता है, उसके बदले उसको कुछ नहीं मिलता, अपनी इच्छा से। ये कंपनी का तरफ से कंपल्सन नहीं है, कोई शेयर होल्डर अपनी इच्छा से यदि कोई कंपनी को शेयर समर्पित कर दे तो उसको अंशों का समर्पण कहते हैं। लेकिन शेयर होल्डर द्वारा किसी आवंटन या मांग राशि का भुगतान नहीं करने के कारण यदि कंपनी उनके अंशों को कैंसिल करती है तो उसे अंशों का हरण कहते हैं। यानी यहाँ समर्पण यानी शेयर होल्डर अपनी इच्छा से अंशधारी अपनी इच्छा से कंपनी को शेयर को समर्पण करता है, उसको समर्पण कहते हैं। और यदि शेयर होल्डर द्वारा या अंशधारी द्वारा किसी आवंटन या मांग राशि का भुगतान करने में यदि कोई डिफाल्टर है ना, तो उस केस में कंपनी उसके अंशों को हरण कर लेती है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। हाँ, एक और चीज़ बता दूं मैं यहाँ पर कि यदि किसी शेयर होल्डर को दूसरे नए शेयर मिलने वाले हैं और कोई कारण से कोई शेयर मिला उस केस में यदि वो सरेंडर करता है तो वो समर्पण नहीं है, वो अलग चीज़ है। ये मान लीजिए कोई एक एक्स कंपनी से वाई कंपनी में एक्स कंपनी को वाई कंपनी ने खरीद लिया, तो एक्स कंपनी के शेयर होल्डर क्या करेंगे? अपने शेयर सरेंडर कर देंगे कंपनी को, हाँ, समर्पित कर देंगे और नई कंपनी के शेयर। लेकिन वो ये समर्पण नहीं है, वो चीज़ें मतलब सरेंडर दोनों ही चीज़ हैं। लेकिन इसको हम सरेंडर ऑफ शेयर्स नहीं कहते। सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब अपनी इच्छा से कंपनी शेयर होल्डर कंपनी को अपने शेयरों का त्याग कर दे, उसको हम समर्पण कहते हैं। अंश ये तो सब चीज़ लिखते होगे, इसमें तो कोई संचित पूंजी से क्या तात्पर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार डिफरेंस पूछते हैं कि संचित पूंजी और पूंजी संचय में क्या अंतर है, यानी कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है। तो मैं पहले रिजर्व कैपिटल के बारे में बता देता हूँ, बाद में कैपिटल रिजर्व तो आप जानते ही हैं आप लोग। देखिए संचित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल का मतलब यह है कि यदि कोई कंपनी अपने अंश उसके द्वारा निर्गमित अंशों पर न मांगी गई राशि के लिए यह घोषणा कर दे कि कंपनी ने मांगी गई राशि को फ्यूचर में नहीं मांगेगी जब तक कि कंपनी का समापन नहीं हो। समापन के बाद वो भी ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी उस राशि को मांगेगी, अदरवाइज नहीं मांगेगी, उसे हम संचित पूंजी कहते हैं। अपन ये कह सकते हैं न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी यह घोषणा कर दे कि उस राशि को कंपनी केवल समापन पर मांगेगी यदि आवश्यकता हुई तो, इसे हम संचित पूंजी कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 में वर्णित प्रतिभूति प्रीमियम की, हाँ, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम उसका क्या क्या यूज है सेक्शन 52 के अंतर्गत। देखिए प्रीमियम से हम कोई प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं, उन पर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। प्रीमियम से हम बोनस शेयर्स का निर्गमन कर सकते हैं। प्रीमियम से हम कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, अंडरराइटिंग कमीशन है ना, इनको हम राइट ऑफ कर सकते हैं, है ना। ये 3-4 आइटम हैं इसके, आप 1-2 भी आइटम लिखोगे तो ठीक है। न मांगी गई अंश पूंजी को प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के क्या प्रावधान है। नहीं मांगी गई ऐसी किसी फाइनल कॉल डिमांड कर लेंगे और रिसीव कर लेंगे, या फिर अपन ने मांगी गई राशि को हम रिजर्व कैपिटल के रूप में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अंशों के यथानुपात बंटन से क्या समझते हैं? अंशों के यथानुपात, देखिए जब कंपनी अंशों के लिए आवेदन पत्र मांगती है ना, और जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं
जितने अंशों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उससे ज़्यादा यदि शेयर शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाती है तो उसे कहते हैं हम अधिअभिदान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। उस केस में कंपनी प्रोरेटा बेसिस यथानुपात बेसिस पर अलॉटमेंट कर सकती है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन कॉल की और आगे 2 लाख, है ना, तो हम क्या करेंगे, सभी शेयरहोल्डर्स को 2:1 यानी जिसने जितने के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दे देंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा रेशो यही हो, तो जैसा भी स्थिति हो, किसी को रिफंड कर देगी कंपनी, सबको प्रोरेटा दे सकती है। जैसे भी स्थिति होगी, वो कहने का मतलब जितनी एप्लीकेशन आई और जितनी हमने मांगी उन दोनों के रेशो में यदि अंशों का बंटन करते हैं तो उसको यथानुपात बंटन कहते हैं। अंशों की हरण से क्या तात्पर्य? अंशों के हरण एवं उसके पुनर्गमन के संबंध में लेखा प्रविष्टि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, इसमें दोबारा भी बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस और बताए हैं। जिस दिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊँगा तो और भेज देंगे। अभी इतने करते हैं। थैंक यू।